हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय प्रताप सिंह समृद्धि आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम पॉलिटी को कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हमारे पॉलिटी से रिलेटेड 2 टॉपिक और आ चुकी है, जो इसमें टोटल 3 लेक्चर आए हैं। उसमें से हमने 2 टॉपिक कवर किया है। पहला और दूसरा जो लेक्चर था उसमें हमने जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है 1773 टू 1947 कवर किया था। उसके बाद जो हमारा सेकंड लेक्चर आया है उसमें हमने देखा था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान का निर्माण कैसे हुआ है, किन किन समितियों ने उसमें सहयोग किया था। आज हम जो देखने वाले हैं उसमें हम देखने वाले हैं संविधान की प्रमुख विशेषताएं या फिर साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो हम पॉलिटी को कवर कर रहे हैं, यहाँ पर हम पॉलिटी को इस बिहार पर कवर कर रहे हैं जिससे आपकी यूपीएससी, पीएससी, जितने भी स्टेट होती हैं सभी की, और जितने वनडे एग्जाम होते हैं सभी में आपकी ये काम करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। आज का हमारा लेक्चर कौन सा है? ये है संविधान की प्रमुख विशेषताएं या फिर साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की सबसे पहली विशेषता है वो क्या है? सबसे बड़ा लिखित संविधान। भारत का संविधान ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इससे पहले थोड़ी हम बेसिक नॉलेज लेंगे, एक 2 मिनट। जैसे कि आपको पता होगा कि भारत का संविधान हमने जो से वीडियो नंबर 2 लिया था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें देखा था कब लागू हुआ था। लागू हुआ था 1949 में। 1949 से लेकर अभी वर्तमान में 2022 तक आप देखें एक लंबा अच्छा खासा टाइम पीरियड ऐसे हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो उस टाइम बना था वही अभी भी प्रभावी हो, इसलिए इसे समय समय पर कई सारे इसमें संशोधन किए गए, कई सारे चेंजेस किए गए। जैसे कि इसमें जो महत्वपूर्ण संशोधन है अभी तक के वो कौन कौन से थे? वो 7 है, 42, 44, 73, 74। जो 73 और 74 है ये आपके नगर पंचायत और नगर निगम से संबंधित है। 97 में संशोधन, ये कई सारे इसमें संशोधन किए गए हैं। अभी तक जो इसमें एक संशोधन हुआ था जो काफ़ी फेमस है वो 42वां संशोधन था। ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1976 में, जब इंदिरा गांधी जी पीएम थी। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में एक तरह से पूरा ही शेड्यूल, जो उसका शेड्यूल था, चेंज करने की कोशिश की गई थी। जब इसे ऐसा करने की कोशिश की गई तो उस टाइम क्या हुआ? इसे लघु संविधान कहा गया। कई सारे इसमें प्रावधान जोड़ दिए गए थे। लेकिन इससे पहले एक घटना हो चुकी थी देश में, कब हुई थी? 1973 में। ये 1973 को क्या है? 1973 इसमें आप देखेंगे कि एक केस हुआ था भारत में। कौन कौन थे उसमें थे केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन जो किया जा सकता है, जो संसद को ऐसी शक्ति मिली हुई है, वो जो शक्ति है वो एक सीमित है। मतलब कि जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। अब संविधान का मूल ढांचा क्या है, इसका निर्धारण कौन करता है? इसका निर्धारण करता है सुप्रीम कोर्ट। उससे अगर ये पूछा जाए कि पर्टिकुलरली वो बताए कि मतलब क्या उसके ऐसे कौन से दायरे में आते हैं मूल ढांचे के, लेकिन वो ऐसे नहीं बताता है क्योंकि वो अपनी शक्ति को सर्वोपरि रखना चाहता है। क्योंकि अगर वो बता देगा कि ये फील्ड मूल ढांचे में आते हैं तो वो सरकार उनको छोड़ के बाकी संशोधन कर देगी। इसी समय समय पर इसकी परिभाषा बदलती रहती है। तो इस चीज़ को हम जब आगे देखेंगे तो उसमें हम प्रस्तावना, जैसे हम प्रस्तावना देखेंगे फिर उसके बाद आगे और जाएंगे संशोधन में देखेंगे, तब इस चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे। तो उससे पहले हम शुरू करते हैं क्या अपने टॉपिक को। सबसे लंबा लिखित संविधान। संविधान 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है आपका लिखित संविधान, दूसरा होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान में जैसे कि आप भारत संविधान देखेंगे तो आप जब भी जो नेशनल लाइब्रेरी है या फिर पार्लियामेंट वहाँ पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे संविधान की जो मूल प्रति है वो आपको वहाँ रखी हुई दिख जाएगी। उसमें क्या किया गया है, जैसे कि ये पूरी एक बुक होती है, रूल बुक होती है, जैसे कि उसी को हम संविधान कहते हैं। लेकिन ऐसा सिस्टम कहाँ कहाँ है? ऐसा सिस्टम है इंडिया में और यूएसए में, जहाँ लिखित संविधान मिलते हैं। ऐसे कई सारे देश और हैं वहाँ पे भी लिखित संविधान है, लेकिन बेसिकली जिनका हमें ज़रूरत है वो कौन कौन सी? एक तो इंडिया का हम देखेंगे, एक देखें यूएस का। इंडिया का जो लिखित संविधान है ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। उसी के साथ अगर आप यूएसए का संविधान देखेंगे तो दुनिया का पहला लिखित संविधान यूएसए होगा और सबसे बड़ा कौन सा होगा? वो इंडिया का होगा। तो 2 संविधान तो हमने देख चुके कौन कौन से होते हैं। एक तो लिखित होता है और एक होता है अलिखित। अलिखित में मतलब जैसे कि आप समझ सकते हैं कि सारी चीज़ें परंपराओं पर आधारित होती हैं। जैसे कि आप भारत में देखेंगे, भारत में जो लोकसभा स्पीकर होता है वो हर 5 साल बाद चेंज हो जाता है। जिसकी सरकार रहती है उसी का लोकसभा स्पीकर बना दिया जाता है। लेकिन जब आप ब्रिटेन में देखेंगे, ब्रिटेन संविधान अलिखित संविधान में वहाँ सारी चीज़ें परंपराओं पर चल रही हैं। वहाँ पर जो उनके यहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स है, जैसे कि अपने यहाँ लोकसभा है, उनके हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो आप देखेंगे वहाँ पर एक तो वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स है, एक वहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। लॉर्ड्स वहाँ पर जो आप देखेंगे राज्यसभा, और अपने यहाँ पर है उनके यहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। ऐसे ही अपने यहाँ लोकसभा तो उनके यहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो इससे आप देखेंगे कि उनके यहाँ जो हाउस ऑफ कॉमन्स का जो अध्यक्ष होता है, मतलब जैसे अपने यहाँ लोकसभा अध्यक्ष,
उनके यहाँ जो अध्यक्ष होता है उसे एक बार अपॉइंट किया जाता है। अब वो लाइफ टाइम के लिए, जब तक वो पॉलिटिकली एक्टिवेट रहेगा तब तक वो उस पोस्ट को अपने पास रखेगा। जैसे कि ऐसा नहीं है कि अगर वो बन गया तो फिर कभी इलेक्शन में नहीं जाएगा, इलेक्शन में जाएगा हर साल, वो हर जो टेन्योर होता है उनका, हर टेन्योर का तो इलेक्शन में जाएगा। लेकिन जब वो इलेक्शन में जाएगा ना तो उसके अगेंस्ट कोई भी पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करती है। तो एक तरह से उसकी जो पोस्ट है वो सिक्योर रहती है। उसे पता है कि इस बार मैं हूँ तो अगली बार भी मैं ही इलेक्ट होकर आऊँगा। और जब वो एज अ हाउस ऑफ स्पीकर ऐसा वो नॉमिनेट होता है ना, तो वो जिस पार्टी से होता है ना उस पार्टी से वो इस्तीफा दे देता है। जब इस्तीफा देता है ना तो वो अपने काम को निष्पक्ष करता है। उसे पता है कि मैं फिर से लौट के आऊँगा, तो उसे अपनी पोस्ट की लालच नहीं होता, वो दबाव में काम नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें परंपराओं पर आधारित होती हैं। अपने यहाँ ऐसा नहीं है, अपने यहाँ सारी चीज़ें संविधान में लिखी हुई हैं कि सरकार चेंज होते ही आपको स्पीकर को भी चेंज करना पड़ेगा या फिर कर दिया जाता है। तो ये बेसिकली जो डिफरेंस है। और एक तो हमने जो अलिखित संविधान है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें मैं कौन सा एग्जाम्पल देखा, एक तो देखा हमने ब्रिटेन का यानी कि यूके। दूसरा हम देखेंगे ये कौन सा है, ये है आपका इजराइल का। इजराइल का भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इन दोनों को हमने देखा। और रिटर्न में कौन कौन से देखे, इंडिया का देखा और यूएस का देखा। जब हम आगे देखेंगे जो भारत, जो टॉपिक में दिया गया है भारतीय संविधान की अन्य देशों के संविधान के साथ तुलना, तो उसमें बेसिकली 3-4 कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। एक तो हम देखेंगे यूके के को, ब्रिटेन, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे यूएस के को। उसके बाद फिर हम देखेंगे जिन जिन देशों से कुछ ना कुछ प्रावधान भारतीय संविधान में लिए गए हैं, इसी में हम आगे देखने वाले हैं कहाँ से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, उन चीज़ को देखेंगे और उनके साथ हम भारतीय संविधान का कंपेरिजन करके देखेंगे। अब उसमें विभिन्न देशों के साथ कंपैरिजन दिया गया है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम नेपाल या फिर पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान इन देशों के साथ कंपेयर करेंगे जो स्टैंडर्ड देश हैं, जो मतलब कुछ अपने आप में प्रभुत्व रखते हैं, इनके साथ में देखेंगे, या फिर जिनसे कुछ लिया गया है उन्हें देखेंगे। तो अब हम बेसिकली देखते हैं कि भारतीय संविधान इतने लंबा संविधान कैसे बना। तो भारतीय संविधान जब लागू हुआ था 1949 में, तब आप इसमें देखेंगे कि इसमें एक तो प्रस्तावना थी, जो प्रियम्बल है वो अभी भी है, केवल इसमें एक बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में। उसमें जब प्रस्तावना पढ़ेंगे अगले टॉपिक में उसमें देखेंगे। एक प्रस्तावना है, एक तो आपकी प्रियम्बल होगी। उसी के साथ में आप देखेंगे जब संविधान लागू हुआ था तब कितने अनुच्छेद थे इसमें, यानी आर्टिकल 395 इसमें आर्टिकल हैं। उसके बाद जब संविधान लागू हुआ था ना उस टाइम इसमें 8 अनुसूचियां थी, इसमें 8 अनुसूचियां थी। और ये जो 395 आर्टिकल है ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है, ये डिवाइडेड है आपके 22 पार्ट्स में। जब संविधान लागू हुआ था उसकी बात कर रहे हैं 1949 की बात कर रहे हैं ये। लेकिन जब 1949 में ये स्थिति थी, फिर उसके बाद समय के साथ साथ इनमें जो परिवर्तन किए गए उसके अनुसार अब वर्तमान में जो 2020 तक की स्थिति जो क्या थी उसमें हम देखेंगे 470 अनुच्छेद हो चुके थे, वैसे 25 भाग हो चुके थे और 12 अनुसूचियां हो चुकी थी। अब जो 470 अनुच्छेद है आप अभी भी देखेंगे तो जो मूल अनुच्छेद है वो 395 ही है, लेकिन इसमें सब आर्टिकल जोड़ के इसमें ऐड कर दिए। जैसे उस टाइम अगर केवल आर्टिकल 50 नंबर था तो इसमें 51, 52, 53 या फिर 300 आर्टिकल था, आर्टिकल नंबर 300 था, तो उस टाइम केवल 300 था, अब उसका 301 कर दिया गया, 302 कर दिया गया। ऐसे जोड़ के ना उसमें सब आर्टिकल जोड़े गए हैं, तो कितने हो गए आपके 470। उसी तरह तब 22 भाग थे, अब कितने हो गए, अब हो गए आपके 25 भाग। हालांकि इसमें जो आप भाग नंबर 7 देखेंगे उसे हटा दिया गया है, ठीक है। उसी तरह अब अनुसूचियां देखेंगे, उस टाइम 8 अनुसूचियां थी, फिर उसमें 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई, कौन सी 9, 10, 11 और 12 इन अनुसूचियों को और जोड़ दिया गया। तो अब तो कितनी हो गई, अब हो गई आपकी टोटल 12 अनुसूचियां, क्योंकि 4 और जोड़ दी गई 8 में। इसी तरह आप देखेंगे कई सारे चीज़ों को हटाया भी गया, जैसे कि 1951 से लेके जो संशोधन हुए उसमें करीब 20 आर्टिकल यानी 20 अनुच्छेद प्लस एक भाग को, भाग नंबर जो हमने बात की थी कौन सा 7 को हटा दिया गया, ठीक ना। इसी तरह कई चीज़ें जोड़ी गई हैं, तो इन्हें हम आगे देखते जाएंगे। तो इन्हीं के द्वारा जो संविधान है तो इतना लंबा हो चुका है, क्योंकि और किसी देश के आप संविधान में देखेंगे ना इतनी अनुसूचियां नहीं है, इतने अनुच्छेद नहीं है। अब भारत में इतने अनुच्छेद जोड़ने की जरूरत क्या पड़ी, तो आप एक तरह से मोटा मोटी देखेंगे तो यहाँ पर इंडिया का मैप दिखाई देगा। सॉरी मेरी मैपिंग थोड़ी खराब है, तो हो सकता है इसमें पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश का हम अधिग्रहण भी कर लें, तो उसे आप एडजस्ट कर लें, ठीक है। तो ये वाला जो अब जम्मू कश्मीर वाला जो पूरा एरिया है यहाँ पर क्या उर्दू भाषी लोग रहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला है, अलग लैंग्वेज वाले। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कौन कौन से हैं, यहाँ पर आपका क्या नाम है, जो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सारे स्टेट दिखाई देंगे यहाँ पर आपको। तो इनकी लैंग्वेज अलग है, जैसे कन्नड़, मलयाली या फिर आपकी कई तरह की तेलुगु
और फिर कई तरह के यहाँ पर लैंग्वेज अलग अलग पाई जाती है। यहाँ पे हिंदी भाषी राज्य है। तो इतने सारे देशों को एक साथ एक ही सूत्र में बांधना काफ़ी मुश्किल था, इसलिए सबके लिए अलग अलग प्रावधान के लिए किए गए। अपने यहाँ कई सारी ट्राइब्स पाई जाती हैं, उनको भी इसमें जगह दी गई, तो उनके अधिकार, उनके राइट्स और फिर स्टेट और सेंट्रल के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस सब को मिला के इतना बड़ा संविधान बन चुका है। लेकिन भारत के संविधान की एक इतनी अच्छी विशेषता ये है कि अभी तक इसे मतलब इसको एक तरह से दबाने की कोशिश नहीं की गई है, क्योंकि आप देखेंगे तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर एक साथ चल रही हैं। कई सारे देशों में आप देखें तख्ता पलट हो गया, इंडिया में ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है, ऐसा कुछ हुआ नहीं, भगवान होगा भी नहीं आगे। तो ये भारत की एक अच्छी विशेषता है यहाँ पर। फिर उसके बाद आप देखेंगे इतना लंबा संविधान क्यों, इतने लंबे संविधान होने की जो विशेषता है मुख्यतः है वो कौन, एक तो हमने भौगोलिक विस्तार बताया भारत का, ठीक। उसके बाद जो आधे से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान में लिए गए, ये कहाँ से लिए गए, ये लिए गए अनुच्छेद जो भारत शासन अधिनियम था ये 1935, उसमें से कई सारे प्रावधान लिए गए। फिर उसके बाद जो भारतीय संविधान है वो स्टेट प्लस सेंट्रल दोनों का एक ही है। अमेरिका में आप देखेंगे ना तो वहाँ पर आप पाएंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है सेंट्रल का अलग है और सभी स्टेटों का अलग है, तो वहाँ पर दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन पाए जाते हैं। तो आप अगर उनके स्टेट और सेंट्रल के कॉन्स्टिट्यूशन को मर्ज कर देंगे ना तब भी उनका कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जैसा हो जाएगा। लेकिन अभी तो उनके पास केवल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका केवल 5 से 6 टॉपिक रहते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन प्लस इंटरनेशनल रिलेशनशिप प्लस सिक्योरिटी प्लस साइंस एंड टेक, ये उनके पास टॉपिक रहते हैं बेसिकली। और फिर जो स्टेट रहती है उनके पास सारे जो राज्य से संबंधित जो प्रावधान रहते हैं वो रहते हैं, और हमारे यहाँ स्टेट और सेंट्रल के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, इसीलिए इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन इसमें बनाएगा। उसके बाद संविधान जो सभा बनी थी ना हमारी, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उसमें हमने बात की थी कि उसमें अधिकतर कौन थे, जो कानून के विशेषज्ञ थे, मतलब जो वकील थे उस टाइम, बड़े बड़े वकील, जैसे जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर जी, ये सब उसमें वकील थे, और भी कई लोग थे। तो उन वो लोग इतने ज़्यादा मतलब एक तरह से जो कानूनी विशेषज्ञ थे ना, उन्होंने संविधान में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें डाली हैं कि मतलब आपका संविधान कई सालों तक ऐसे ही बिना किसी कोलैप्स के किए चलता रहे, समय समय पर इसमें संशोधन भी किए जा सकें, इसलिए संविधान जो है वो एक तरह से बिल्कुल निरंतर चल रहा है। तो ये इसकी पहली विशेषता। उसके बाद क्या है, विभिन्न स्रोतों से लिया गया। जो हमारा संविधान है ना, एक तो कहाँ से लिया गया, 1935 के अधिनियम से, 1935 के अधिनियम से लिया गया है, 1935 के अधिनियम से लिया गया। उसके बाद जो लिया गया वो विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, जैसे कई देशों से कई सारे स्रोत लिए गए। जब हमारा संविधान बना था तब उस टाइम तक कई सारे देशों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, कई सारे देश संविधान के अनुसार चल रहे थे, राजतंत्र खत्म हो चुका था। तो उसी के अनुसार हमने सभी देशों को संविधान को रीड किया, वहाँ पर जो अच्छी अच्छी चीज़ें मिली वहाँ से हमने उसे एक्सेप्ट की, ठीक ना। फिर उसके बाद हमने अपने संविधान को बनाया। तो इस वजह से और भी हमारे संविधान को एक बड़ा विस्तार रूप दिया गया। जैसे कि इसमें आप देखेंगे जो अभी हमने डिस्कस किया कि अन्य देशों के संविधान से उधार जो चीज़ें ली गई हैं वो हमने ली हैं, ठीक है। तो इसमें संविधान जो इसमें अधिकांश प्रावधानों को जो हमने जो लिया वो अन्य देशों से लिया। उसी में अंबेडकर जी का जो स्टेटमेंट था, उनका क्या स्टेटमेंट था कि दुनिया के सभी ज्ञात संविधानों को तोड़ फोड़ के बाद हमने अपने अनुरूप उसे परिवर्तित किया, फिर अपने देश के अनुसार उसे बदला, फिर हमने उसे ऐड किया है। फिर उसके बाद जो इसकी एक और विशेषता है वो क्या है, कठोरता और लचीलता, मतलब कि रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अच्छी चीज़ है। ये क्या चीज़ है, इसमें क्या है, जैसे कि आप देखेंगे कई सारे देशों में जो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया है वो या तो इतनी लचीली है, मतलब इतनी फ्लेक्सिबल है कि उसमें आप आराम से संविधान में संशोधन कर सकते हैं, जितने आप संशोधन कर उतने कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि ब्रिटेन में, क्योंकि वो परंपराओं पर आते थे और आपसे आराम से आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। और कई सारे देश आप यहाँ पे कि जरूरत पड़ने पर भी आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते, कि आपको बहुत ज़्यादा जरूरत है किसी आर्टिकल जोड़ने की, उसके बाद भी वहाँ पे इतनी मतलब रिजिडिटी है, इतनी कठोरता है संविधान में कि आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो इंडिया के संविधान में क्या किया गया, इसी चीज़ को चेंज करते हुए हमने उसमें रिजिडिटी भी रखी है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी रखी है। हमने उसे इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं बनाया कि जो मेजोरिटी में है वो अपने अनुसार सारी चीज़ें चेंज कर दें, और इतना रिजिडिटी भी नहीं बनाया कि ज़रूरत पड़ने पर अगर गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में हो, वो चेंज करना चाहे, किसी अच्छे प्रावधान को जोड़ना चाहे, तो अपोजिशन अगर मजबूत है तो अपोजिशन उसे ऐसा करने भी ना दे। तो इस दोनों का मेलजोल आपको भारतीय संविधान में मिलेगा। ये संविधान की सबसे अच्छी खूबसूरती है। जैसे कि हम बात करेंगे कठोर संविधान, कठोरता का जो हमने प्रावधान किया तो उसमें आप पाएंगे जैसे कि संविधान को जो संशोधन करने का प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 में दी गई है, 368 में दी गई, सॉरी यहाँ पर कौन सा 368 होगा, 386 नहीं,
जो संविधान संशोधन प्रक्रिया हो गया है 368 में। तो 368 के अंतर्गत जो संविधान संशोधन होता है ना, तो उसमें दो तरह के संशोधन है। एक तो ये है कि बहुमत के आधार पर, और दूसरा है जो सामान्य बहुमत के आधार पर और कम से कम आधे राज्य और बहुमत के आधार पर। जैसे कि पहला है बहुमत और दूसरा है बहुमत प्लस 50% स्टेट्स के साथ में। इसमें हम आगे समझेंगे। जो विशेष बहुमत के आधार पर जो संशोधन होते हैं ना, वो कैसे होते हैं कि उपस्थित जितने लोग वहां पर प्रेजेंट हैं उस टाइम, और जो मतदान करने वाले लोग हैं उनका करने वाले प्रत्येक सदन, मतलब कि जो संसद और लोकसभा प्रत्येक में सदस्यों के 2/3 2/3, ठीक ना। जैसे कि 300 है तो उस पर 200 लोग, ठीक ना, इतने लोग वोटिंग करेंगे। और प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का कितना 50% मेजोरिटी तो यह कम से कम यहाँ पर होनी ही चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो एक तो ये प्रतिक्रिया, इसे हम फिर से समझेंगे कब आगे जाके, जब हम 368 आर्टिकल पर पहुंचेंगे और जो संशोधन की प्रतिक्रिया वहां पर, यहाँ पर हम केवल इसकी विशेषता बता रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा आपको बस जो आप देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट देखने हैं आपको बस। जैसे 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मेजोरिटी ऑफ 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस। जैसे कि लोकसभा में कितने हैं 545, लोकसभा में 545। अब 545 का 50% तो होना ही चाहिए। अब उसका भी जितने लोग प्रेजेंट है उनका 2/3 वोटिंग करेंगे पॉजिटिव। अगर 2 मेजोरिटी तब मिलेगी जैसे 3 में से 2 वोट यस की साइड जाए तो उसे मेजोरिटी माना जाएगा। एक तो ये। दूसरा प्रतिक्रिया कौन से, वो है लचीली। अब लचीली प्रतिक्रिया में क्या होता है, जिस संविधान के कुछ प्रावधानों में कुछ साधारण प्रतिक्रिया के आधार पर भी संशोधित किया जा सकता है। जैसे कि कैसे, अनुच्छेद 368 के तहत आप कोई एक्ट लेके आए, उसमें आपने उसे पास कर दिया। जैसे कि जीएसटी आया था, तो जीएसटी जब आया था तो आपने देखा होगा लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, फिर प्रेसिडेंट के पास हुआ, प्रेसिडेंट की मंजूरी मिली, सॉरी पहले लोकसभा से पास हुआ फिर राज्यसभा से पास हुआ, ठीक है। उसके बाद जाएगा कहां पर, स्टेट्स के पास, सारी स्टेट। जैसे कोई भी प्रावधान ऐसा होता है जिससे आपकी संघीय व्यवस्था या फिर आपकी राज्य व्यवस्था बाधित होती है, जैसे कि जीएसटी लाया जाता है, जीएसटी इससे एक तरह से पूरा देश प्रभावित हुआ था, तो उसे जो राज्य थे, राज्यों से भी उसको परमिशन दिलवाई गई थी। तो इसके लिए अभी इंडिया में आप देखेंगे उस टाइम 29 स्टेट्स थे, अभी कितने 28 हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करके। तो 28 स्टेट्स करंट में, उस टाइम कितने 29। अब 29 का आप देखेंगे मेजोरिटी कितना होगा, 29 का मेजोरिटी हो जाएगा आपका 15, ठीक ना। तो 15 स्टेट्स की उस टाइम जरूरत थी, 15 स्टेट्स आपका जो जीएसटी है उसे परमिशन दें, 15 स्टेट जीएसटी को परमिशन दें। तो 15 स्टेट्स ने जीएसटी को परमिशन दी, और बाकी के फिर उसके बाद जो 14 स्टेट बचते हैं वो परमिशन दें ना दे, या फिर 4 साल बाद दें। लेकिन अगर 15 स्टेट्स ने उसे परमिशन दे दी है, मतलब कि 50% ने उसे, अगर 51% ने अगर उसे परमिशन दे दी है, तो वो चीज़ आपकी लागू हो जाएगी। तो ये है आपका साधारण बहुमत के द्वारा। और इसके बाद एक प्रतिक्रिया और होती है, उसमें क्या होता है, उसमें साधारण, जैसे ये वाली कौन सी थी, ये साधारण प्लस 50% स्टेट। उसका एक और होती है वो बिल्कुल ही साधारण होती है, उसमें संशोधन नहीं माने जाते, मतलब उसे जो प्रतिक्रिया होती है वो अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आती है, इसलिए संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। इस पूरी प्रतिक्रिया को अनुच्छेद 368 में फिर से देखेंगे तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर ऐसे पूरे डिटेल में इसे एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एकात्मक पूर्वाग्रह के साथ संघीय प्रणाली। अब इसमें कई सारे प्रावधान थे एकात्मक, जैसे कि फेडरल सिस्टम, संघीय विशेषताएं। अब जैसे कि भारतीय संविधान देखेंगे ना, तो उसमें आप पाएंगे कि संघीय विशेषताएं हैं। जैसे कि एक देश में ना 2 तरह के संविधान होते हैं, एक तो संघीय संविधान, जैसे कि पूरे देश को लेके एक साथ चलने वाला संविधान। उसके बाद कई सारे संविधान ऐसे होते हैं उसमें आपको केंद्र के लिए अलग से और राज्य के लिए अलग संविधान बनाना पड़ता है। जैसे भारतीय संविधान जो है ना, संघीय सरकार की स्थापना करता है एक तरह से, ठीक ना। इसमें संघ के लिए सभी आम लक्षण मौजूद हैं। अब संघ के जो फेडरलिज्म, जो संघवाद होता है ना, उसके कौन कौन से लक्षण होते हैं, जैसे 2 सरकारें, 2 गवर्नमेंट्स, और स्टेट के लिए अलग गवर्नमेंट होती है और सेंट्रल के लिए अलग गवर्नमेंट होती है। तो इसमें केंद्र और जो राज्य है वो एक साथ काम करते हैं। फिर रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब संविधान में देखेंगे ना, उसमें केंद्र के लिए अलग प्रावधान है, राज्य के अलग प्रावधान है, और केंद्र और राज्य के लिए साथ साथ में और अलग अलग प्रावधान भी उसमें किए गए हैं। फिर उसके बाद शक्तियों का विभाजन, कि केंद्र के पास ये शक्ति होंगी, राज्य के पास ये शक्ति होंगी। जैसे आप देखेंगे उसमें
भारतीय संविधान 3 तरह की सूचियाँ पाई जाती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के अलग विषय हैं, राज्य सूची के अलग विषय और समवर्ती सूची के अलग विषय हैं। इस पर राज्य और केंद्र दोनों एक तरह से कानून बना सकते हैं। तो ये अलग अलग विभाजन कर दिया गया है। तो ये संघवाद के जो फेडरलिज्म की जो परिभाषा है ना, उसके तहत हमने इसे देखेंगे। उसके बाद सर्वोच्चता और संविधान की कठोरता। संविधान जो है वो सर्वोच्च है और जो केंद्र अगर चाहे तो स्टेट को अपने अंडर कर ले तो नहीं कर सकती, क्योंकि संविधान उसे संरक्षण देता है। उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका, जो हमारे यहाँ न्यायपालिका है ना, जुडिशरी सिस्टम, वो भी एक तरह से फ्री हैंड है, गवर्नमेंट को उसमें कोई अधिकार नहीं है। और द्विसदनीयता, 2 सदन है, जैसे कि हमारे लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा। अब जो लोकसभा है वो सेंट्रल की मानी जाती है और राज्यसभा है वो स्टेट्स की मानी जाती है, क्योंकि इसमें स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन रहता है। तो ये एक तरह से जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव कहाँ रहते हैं, वो आपके राज्यसभा में बैठते हैं। तो एक अच्छी चीज़ ये भी है यहाँ पर कि स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव स्टेट में तो होती है, साथ में आपके सेंट्रल में भी है। तो ये भी यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एकात्मकता की क्या विशेषताएं होती हैं, कैसे, जैसे कि एक संविधान जो होता है ना, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। एकात्मकता की जो आप विशेषताएं देखेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे मजबूत केंद्र बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है। एकल संविधान होता है जो हमारे यहाँ पे भी है, ठीक है। उसी के साथ जैसे एकात्मकता और संगीत दोनों चीज़ें हमारे यहाँ पर एक तरह से पाई जाती हैं। यदि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में अब जो हम यहाँ पहले में बात की थी, जो भारतीय संविधान में जो फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट थे, अब हम बात करेंगे जो एकात्मकता के यूनिटरी फेडरलिज्म के जो कॉन्सेप्ट है भारतीय संविधान में, उन्हें पहला क्या है, मजबूत केंद्र। अब आप देखेंगे ना कि मजबूत कि जो सेंट्रल है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ स्टेट्स। सेंट्रल में हमेशा मजबूत रहता है, पहली चीज। दूसरी, एकल संविधान, केंद्र और राज्य के लिए दोनों के लिए एक ही संविधान है और उसे संशोधन करने की शक्ति किसके पास है, उसे संशोधन करने की शक्ति है सेंट्रल के पास, ना कि स्टेट के। स्टेट इसके मामले में कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक तरह से एकात्मकता की परिभाषा के अंतर्गत आता है कि सेंट्रल का अधिकार है किसके ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। फिर एकल नागरिकता कि आप केवल, अब जैसे अमेरिका में आप देखेंगे ना, तो वहां पर दोहरी नागरिकता लेनी पड़ती है। एक तो आपको सेंट्रल की लेनी पड़ती है, फिर एक जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसकी लेनी पड़ती है। लेकिन भारत में सबसे अच्छी चीज क्या है कि आप केवल सेंट्रल की नागरिकता लेते हैं। तो एक भी ये तो नागरिकता के ऊपर किसका प्रावधान है, वो अधिकार है, वो है सेंट्रल का, कैसे देगी, कैसे नहीं देगी, कहाँ देगी, तो ये भी सेंट्रल के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद एकीकृत न्यायपालिका, तो न्यायपालिका भी है ना, वो भी सिंगल फ्रेम में काम करती है। जैसे आप अमेरिका के संविधान में देखेंगे तो वहाँ पे केंद्र की जो सेंट्रल है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए रूल बनाते हैं, जो स्टेट है वो हाई कोर्ट के रूल बनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सेंट्रल हो, सभी के लिए रूल्स कौन बनाता है, वो बनते हैं संसद के द्वारा। तो एक तो ये यहाँ पे जो एकात्मकता का जो कॉन्सेप्ट वो लिया गया। फिर उसके बाद राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करने वाला केंद्र। अब जो राज्यपालों की नियुक्ति होती है ना, केंद्र को किस पे होती है, वो केंद्र के द्वारा होती है। जो गवर्नमेंट होती है ना वो चूज करती है। और राज्यपाल की जो अपॉइंटमेंट है ना, वो कोई एक प्रोसेस नहीं है कि इसी व्यक्ति को आप राज्यपाल बनाएंगे, किसी व्यक्ति को भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो एक तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट ले लिया गया, जिसके तहत कि जो सेंट्रल का जो राज्यपाल है ना, वो एज अ सेंट्रल का एक एजेंट के तौर पे माना जाता है। क्या ये सेंट्रल का एजेंट है और सेंट्रल जो सेंट्रल इसे ऑर्डर देगा ना, उसी तरह ये काम करेगा। तो ये जो स्टेट है ना, स्टेट को रेगुलेट कौन करता है, तो सेंट्रल, कई बार गवर्नर। तो कई बार आप देखेंगे जैसे सेंट्रल में अगर गवर्नमेंट एनडीए की है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे सेंट्रल में अगर गवर्नमेंट एनडीए की है और किसी स्टेट में उसके अपोजिशन की गवर्नमेंट है। जैसे कि आप कई बार देखते होंगे कि जैसे पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल में गवर्नर वर्सेस सीएम, ये विवाद होते रहते हैं। और वैसे आप देखेंगे दिल्ली में भी गवर्नमेंट किसकी है, आपकी है, ठीक है ना। तो ये आपकी गवर्नमेंट है यहाँ पर। तो जो आपकी गवर्नमेंट है उसके सीएम कौन है, वो केजरीवाल जी हैं। केजरीवाल और जो वहाँ पर गवर्नर है उनके बीच में हमेशा कोलैप्स बना रहता है, कुछ ना कुछ विवाद चलते रहते हैं। यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को अच्छा या बुरा नहीं बता रहे हैं, ये सिर्फ हम समझने के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको पर्सनली होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम्पल जो है ना, वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो जब भी आप देखेंगे तो गवर्नर जो होता है वो सेंट्रल का एजेंट के तौर पर काम करता है, ठीक है ना। तो उसमें हमेशा जो अपोजिशन होता है उसका जो सीएम होता है ना, उसके साथ में हमेशा कोलैप्स बना रहता है गवर्नर का। उसी तरह आप देखेंगे अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी, IAS, IPS और IFS। ये जो सर्विसेज होती है ना, इनका जो
सब इसको जो होल्ड करते हैं, जैसे कि जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, इनके ऊपर जो लॉन्ग टर्म या फिर जो लाइफ टाइम का जो कंट्रोल होता है वो किसका होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, क्योंकि सेंट्रल बॉडी ही इन्हें रिक्रूट करती है, वही इन्हें प्रमोट करती है, वही इन्हें सर्विस अलॉट करती है, ठीक ना। तो इनके ऊपर जो लॉन्ग टर्म जो वो होता है, क्या बोलते हैं, कंट्रोल, वो कंट्रोल किसका होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। और जो करंट कंट्रोल होता है, मतलब जो जिन्हें कौन सा जिला दिया जाएगा या फिर किस पोस्ट के कब प्रमोशन दिया जाएगा, तो वो जो प्रमोशन भी सेंट्रल के पास होता है। लेकिन इनके अपॉइंटमेंट जो करंट अपॉइंटमेंट होती है, जैसे कोई किसी स्टेट में है तो स्टेट के अंदर कौन सा डिस्ट्रिक्ट दिया जाएगा, ठीक, तो ये किसके हाथ में होता है, ये हाथ में होता है आपके स्टेट के। लेकिन लॉन्ग टर्म के किसके अंडर, लॉन्ग टर्म ये अधिकारी किसके अंडर रहते हैं, ये रहते हैं सेंट्रल के अंदर। तो ये भी एक तरह से एकात्मक विशेषाधिकारी की तरफ है। उसके बाद आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान के संबंध में स्टेट के पास कोई अधिकार नहीं है, सेंट्रल के पास है। आपातकाल के जो प्रावधान है उसे हम पढ़ेंगे कब, उसे हम पढ़ेंगे आगे जब हम उसमें इमरजेंसी पढ़ेंगे देश में। उसमें हम क्या देखेंगे, 352, 356 और 360, इसमें हम कई तरह के आपातकाल पढ़ेंगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो ये भी जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े ना, ये एकात्मक यानी यूनिटरी फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है। और आगे हम पीछे हमने जो देखे थे वो संघीय संघवाद के कॉन्सेप्ट थे। इसके बाद जो हमने देखा था यहाँ पर जो भारतीय संविधान है ना, इसे जो शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया, भारतीय कहीं पे भी फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। जब आप भारतीय अनुच्छेद 1 देखेंगे ना, उसमें कहा गया है राज्यों का संघ, मतलब सभी स्टेटों ने मिलकर इंडिया को बनाया है, ना कि इंडिया ने स्टेट को बनाया है। पूरे राज्य को जो देश की महत्वता है वही स्टेट की महत्वता है। अब यहाँ पर हम जो देख की बात करते हैं ना, यहीं पे अभी ये कॉन्सेप्ट आता है कि आप विभाजित राज्यों, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, ठीक ना। जैसे कि ना तो सेंट्रल का विनाश होगा ना स्टेट का विनाश होगा। जैसे अगर आपके यहाँ 51 स्टेट्स हैं तो आपके यहाँ 51 स्टेट्स ही रहेंगे, उन्हें आप तोड़कर 52 नहीं कर सकते। उसी तरह ये सारे स्टेट मिलकर सेंट्रल का निर्माण करते हैं। जैसे कि अमेरिका में जो सेंट्रल पूरा अमेरिका है ना, ये जो वहाँ पर स्टेट्स हैं, ये उनके स्टेट्स में जो समझौता हुआ है उसका परिणाम है जो अमेरिका बना है, ठीक है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या किया है, इंडिया का जो 82 राज्यों का अविनाशी संघ, मतलब यहाँ पे स्टेट्स का विनाश हो सकता है, 2 स्टेटों को तोड़कर एक स्टेट बनाया जा सकता है, किसी नए स्टेट का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन देश के साथ आप कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसलिए इंडिया को बोला जाता है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, और जो अमेरिका है उसे बोला जाता है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। तो यहां पर ये प्रावधान किए गए हैं। उसी तरह आप देखेंगे जो हमने यहाँ पे अभी देखा उसी चीज को हम समझेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या है, संघीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता। जैसे ही हमने जो संसद की यहाँ पर आप देखेंगे, जो ब्रिटिश संसदीय जो संप्रभुता है हमारे यहाँ पर, वो हमने कहाँ से ली है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, ये हमने लिए ब्रिटेन के संविधान से। क्योंकि 1949 से पहले जब हमारा संविधान लागू हुआ और जब 1947 से पहले जब ब्रिटिश से यहाँ से गए, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक संसदीय मॉडल चल रहा था जो कहाँ से प्रभावित था, वो जो लिया गया था हमारा ब्रिटेन से। जब ब्रिटेन से ये सब चीज़ें चल रही थी तो वो पहले से रनिंग थी, इसलिए हमने इन्हें चेंज नहीं किया और ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन को हमने एज जो वहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम था उसे हमने एक्सेप्ट कर लिया। और जो न्यायिक सर्वोच्चता है वो कहाँ से ली गई है, वो अमेरिका के संविधान से ली गई है हमारे संविधान में। तो ये दोनों चीज़ें एक तरह से अलग अलग करके ली गई हैं। जैसे संसदीय संप्रभुता का जो नियम है ना, वो ब्रिटेन से जुड़ा हुआ है, और जो जबकि न्यायपालिका की जो सर्वोच्चता है वो कहाँ से ली गई है, वो ली गई है हमारी अमेरिका के संविधान से। जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन प्रणाली से भिन्न है, ठीक उसी प्रकार जो भारत में सर्वोच्च न्यायालय या की जो न्यायिक शक्तियाँ हैं वो भी अमेरिका के संविधान से कम नहीं है। वो अमेरिका के संविधान से कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका के संविधान में विधि की नियत प्रतिक्रिया है, जबकि भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया है। अब विधि की नियत प्रतिक्रिया क्या होती है और विधि के द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया क्या होती है, इसे जाके हम आगे समझेंगे जब हम जो अपने यहाँ जो जुडिशरी सिस्टम है उसे पढ़ेंगे। यहाँ पर बेसिकली जो फीचर्स हैं हम केवल उन्हें देख रहे हैं, ठीक ना। इसे जब भारतीय संविधान निर्माताओं ने जब ब्रिटेन की संसदीय प्रभुत्व अमेरिका के न्यायपालिका के बीच संतुलन को स्थापित किया, तो उसमें हमने कई चीज़ें ऐसी यहाँ पर देखी। फिर उसके बाद एक चीज़ और आती है, यहाँ पर क्या है, ऐसी अपनी शक्ति के माध्यम से संसदीय कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है, जो कि न्यायिक समीक्षा। जैसे सुप्रीम कोर्ट, अभी हमने बात की थी, क्या बात की थी पिछली बार, एक टर्म यूज किया था हमने कि मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर। अब जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये विशेष अधिकार है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी दे सकती है,
बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इसमें अब संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो असंवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट समझती है इससे कई लोगों का हानि होगी इसे, और अब जो गवर्नमेंट है वो अपनी मनमानी कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट उस एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर देती है और बोल देती है कि ये मूल ढांचे के ऊपर प्रहार है, इसलिए आप ऐसा लॉ नहीं बना सकते। तो उसे कोलैप्स कर दिया जाता है, मतलब असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है, उसे हटा दिया जाता है। अब ये असंवैधानिक या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। इसमें आप देखेंगे जो आपका मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट से कई बार पूछा जा चुका है। जो विशेषज्ञ उनने भी पूछा है, गवर्नमेंट ने भी पूछा है कि आप एक बार हमें बता दीजिए कि आपके जो मूल ढांचे की जो परिभाषा है उसके अंतर्गत ये कॉन्सेप्ट आते हैं, फिर उसके बाद हम इन चीज़ों पर संशोधन ना करके बाकी चीज़ों पर संशोधन क्या करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपनी शक्तियों को बरकरार रखने के लिए इस कॉन्सेप्ट को कभी नहीं बताती कि कौन कौन सी चीज़ें मूल ढांचे के अंतर्गत आती हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट बता देगी कि ए, बी और सी ये 3 जो है और डी ये 4 चीज़ें जो है वो मूल ढांचे के अंतर्गत आती हैं, और जो बाकी की 22 चीज़ें हैं वो मूल ढांचे के अंतर्गत नहीं आती हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? इन 4 चीज़ों को हमेशा छोड़ दिया करेगी, इन 22 चीज़ों पर संशोधन कर दिया करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ यहाँ पर काम नहीं कर पाएंगी, केवल यहाँ पर काम कर सकती थी। तो उसने क्या कहा है कि जो भी पूरी A to Z जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मूल ढांचे के अंतर्गत आती हैं, आप बस संशोधन कीजिए। अगर हमें लगता है ये मूल ढांचे के ऊपर प्रभाव नहीं है तो इसे हम कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो इसे हम बोल देंगे ये बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन है और इसे हम हटा देंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अपनी सर्वोपरि बनी रहती है। फिर उसके बाद एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका यहाँ पर हमारे संविधान में दी गई है। जैसे कि भारत में आप देखेंगे ना तो सबसे पहले कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे कौन काम करता है? उसके नीचे काम करती है हाई कोर्ट, फिर नाम काम करती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर नाम को जो आपकी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं वो काम करती हैं। तो एक हायरार्की टाइप में काम यहाँ पे होता है। लेकिन जो अमेरिका में जो सिस्टम चलता है ना, तो अब जैसे भारत में ना जिला अदालत व निचली अदालतें आती हैं उसके बाद, ठीक है, ये पूरा हायरार्की था हमारे यहाँ। तो न्यायालय का एक तंत्र है, कानूनी न्यायालय के साथ साथ राज्य कानूनों को भी लागू किया जाता है भारत में। अमेरिका में क्या सिस्टम है? जो संघ है, जो यूनियन है, जो संघ है वो संघीय कानून को लागू कराता है, और जो राज्य है वो राज्य कानून को लागू कराती है। तो वहाँ पर डिवाइडेशन ऑफ द जो न्यायिक बॉडी, जो जुडिशरी बॉडीज है उनको भी डिवाइड कर दिया गया है। आप सेंट्रल पे काम करेंगे, आप स्टेट पे काम करेंगे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में इस चीज़ को एक हायरार्की के तौर पर काम किया गया है। या तो आप टॉप टू बॉटम देख सकते हैं या बॉटम टू टॉप देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि आपको यहाँ पर जैसे पहले आप जाएंगे कहाँ पर, जैसे आपके साथ में कुछ क्राइम हुआ तो आप कहाँ जाएंगे? पहले आप जाएंगे निचली अदालत में, फिर वहाँ से उसमें आपको डिसीजन मिलेगा, तो अगर संतुष्ट नहीं है फिर आप जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहाँ पर भी आप संतुष्ट नहीं है फिर आप जाएंगे हाई कोर्ट में, वहाँ भी संतुष्ट नहीं है फिर आप जाएंगे कहाँ पर? फिर जाएंगे आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में। तो ये हमारे हायरार्की है पूरी कोर्ट की। उसके बाद जो कई सारे और जो फीचर्स हैं भारतीय संविधान के, वो कौन कौन से हैं? वो है आपके एक तो मौलिक अधिकार जो जोड़े गए हैं इसमें, वो फीचर्स हैं एक, ठीक ना। मौलिक अधिकार में जैसे कि आप देखेंगे अनुच्छेद 14 से लेके 32 तक टू 35 बेसिकली मान सकते हैं, लेकिन 32 तक ही मानेंगे। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं जैसे कि समानता का अधिकार आपका 14 से 18 है, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू, फिर उसका आपका था शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में। तो इन चीज़ों को जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे ना अपने 4th या 5th वीडियो में, तो उस चीज़ को मेरे पूरे डिटेल में एनालाइज करेंगे। एक ही विशेषता है। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी DPSP है फिर आपके संविधान में, ठीक। फिर उसका आपके मौलिक कर्तव्य जिन्हें हमने रूस से लिया है, ठीक है। तो वो किस आर्टिकल में आएंगे? वो आएंगे 51 आपके काम में आएंगे, इन्हें भी हम देखेंगे। बेसिकली ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ना, इन्हें हम देखते हुए अपना कॉन्स्टिट्यूशन पूरा एक तरह से पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं क्या सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारतीय संविधान में जो सोर्सेज है वो कहाँ से लिए गए हैं। सोर्सेज से मतलब आप देखेंगे यहाँ पर क्या कि कौन सा जो प्रतिक्रिया है किस संविधान से ली गई। जैसे हमने पहले पिछली बात की थी ना कि भारत संविधान इतना लंबा क्यों है, तो हमने बात की थी यहाँ पर क्यों लंबा था हमारा संविधान, क्योंकि हमने एक तो 1935 के एक्ट से कई सारी चीज़ों को जोड़ा, फिर उसका कहाँ से जोड़ा, उसके बाद जोड़ा था हमने कहाँ से, विभिन्न देशों के संविधान से जो चीज़ें ली थी उन्हें लिया था। उसमें हम देखें क्या क्या कहाँ से लिया गया है। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला भारत शासन अधिनियम 1935। इससे हमने अपना जो पहले कवर किया था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसमें हमने देखा था। उसमें से हमने क्या क्या लिया है? उसमें हमें संघीय तंत्र जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसे लिया है, राज्यपाल का कार्यालय उसे हमने लिया है, जो आपका गवर्नर है ना उसका गवर्नर का ऑफिस उसे हमने लिया है,
ठीक। न्यायपालिका कहाँ से लिया हमने, न्यायपालिका भी हमने कहाँ से ली है, 1935 के अधिनियम से लिए। लोक सेवा आयोग कहाँ से लिया है, उसे भी हमने 1935 के अधिनियम से लिया। आपातकालीन उपबंध प्रशासनिक विवरण, ये भी हमने जो लिया है वो 1935 संविधान से लिया है। फिर ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन का देखेंगे तो लिया है पार्लियामेंट्री मॉडल, संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रतिक्रिया, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप हमने कहाँ से लिए, हमने लिए ब्रिटेन के संविधान से। ये याद रखें, सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिए हमने, लिए हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसकी लिस्ट में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से आप इसे रीड कर सकते हैं। जो मंत्रिमंडलीय प्रणाली है ये कहाँ से ली है, ये भी हमने लिए ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक। फिर परमाधिकार लेख ये भी लिया है, संसदीय विधायिका ये भी लिया है, और द्विसदनीय मतलब सुप्रीम कोर्ट सॉरी हाई अरे क्या बोलते हैं उसे, हाँ लोकसभा राज्यसभा कहाँ से लिया है, ये भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से। जैसे वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वो भी लिया है हमने। अब हमने अमेरिका के संविधान से क्या लिया है, मूल अधिकार लिए हैं, जो हमारे अनुच्छेद आप देखेंगे 12 से 35 है, ठीक है ना। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिकता की स्वतंत्र या फिर न्यायिक पूर्णावलोकन का सिद्धांत, वो भी हमने कहाँ से लिया, अमेरिका से लिया है। प्रीएम्बल प्रस्तावना कहाँ से ली है, अमेरिका से ली है। उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद, वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है उसे कहाँ से लिया, उसे भी हमने अमेरिका के संविधान से लिए। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, वो भी हमने कहाँ से लिया है, वो भी अमेरिका के संविधान से। और लास्ट में राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी यूएस से लिया गया। आयरलैंड से हमने क्या लिया, आयरलैंड जो है ना, वहाँ उस संविधान से हमने क्या किया लिया, वहाँ से हमने लिया राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत, DPSP लिए है। फिर इलेक्टेड प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये कहाँ से लिए गए, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। कनाडा के संविधान से क्या लिया हमने, कनाडा के संविधान से लिया है हमने, पहला लिया है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवश्य शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये कहाँ से लिए गए, ये सब लिए गए हमारे कनाडा के संविधान से। फिर ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची लिया है, जो बताना है जो सूची होती है 3 तरह की होती है, समवर्ती सूची, राष्ट्र सूची, संघ सूची। समवर्ती सूची है जो सेंट्रल और स्टेट एक साथ कानून बन सकते हैं, वो कहाँ से लिया गया, वो लिया गया अमेरिका के संविधान से। व्यापार, वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग कहाँ से ली गई है, ज्वाइंट सिटिंग भी आपकी अमेरिका के संविधान से ली गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके आर्टिकल 108 के अकॉर्डिंग होती है, तो ये भी ज्वाइंट सिटिंग जो आपकी है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके यहाँ पर। फिर जर्मनी का बाइमर संविधान, जो जर्मनी का बाइमर संविधान है, इससे हमने क्या लिया है, इससे हमने लिया है जो आपातकाल का समय मूल अधिकारों का स्थगन है वो लिया गया है। और आपातकाल कहाँ से लिए गए, 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। यहाँ पर कई लोग डाउट कर जाते हैं जब हम पूछते हैं ना यहाँ पर कि इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ से लिए गए हैं, सॉरी यहाँ पर ये मिस्टेक है, जो इमरजेंसी प्रोविजंस है वो लिए गए हैं आपके 1935 के अधिनियम से। इस चीज़ को आप याद रखें, कई सारी बुक्स में गलत दिया गया है, उसी के साथ कई सारे लोग ये गलत पढ़ाते हैं, ठीक ना, इसे आप करेक्ट करें। जो इमरजेंसी प्रोविजंस है, जो आपके आपातकालीन प्रावधान है, उन्हें हमने लिया है 1935 के अधिनियम से, ठीक है ना। और जो आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का जो स्थगन है उसे कहाँ से लिया गया है, जो स्थगन है वो हमने लिया है कहाँ से, वो लिया है जर्मनी के संविधान से, ठीक है ना। इसे आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। फिर हम आते हैं कहाँ पे, रशिया के संविधान पे, USSR उस टाइम रशिया था, सॉरी अब वर्तमान रशिया, उस टाइम USSR था। वहाँ से हमने क्या लिया, वहाँ से हमने लिया है मूल कर्तव्य, ठीक, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रस्तावना से मैं न्याय, जैसे 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये इन शब्दों को हमने कहाँ से लिया, इन्हें भी हम संविधान अमेरिका रशिया के संविधान से लिया। फिर फ्रांस का संविधान, साउथ अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया, संविधान संशोधन की प्रतिक्रिया, तो संविधान संशोधन करने की प्रतिक्रिया है अनुच्छेद 368 के तहत, जो हमने पहली बात की है और आगे बात करेंगे, ये कहाँ से लिया गया, ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। उसका समता और बंधुत्व का क्या आदर्श कहाँ से लिया है, ये भी अमेरिका, ये भी हमने कहाँ से लिए, ये हमने लिया फ्रांस के संविधान से। और फिर जापान के संविधान से क्या लिया गया, जापान के संविधान से क्या लिया है, प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि का द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया, इसे लिया है। फिर हम फ्रांस के संविधान की बात करेंगे, तो गणतंत्रता और प्रस्तावना की स्वतंत्रता ली गई है यहाँ पर, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें संशोधन, जो राज्यसभा के सदस्यों जो निर्वाचन है ना, वो कहाँ से लिया गया है, वो हमने लिया है साउथ अफ्रीका के संविधान से। तो ये सब चीज़ें लिस्ट में आपको प्रोवाइड करवा दूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो कई सारे ऐसे प्रावधान है ना जो कई सारे देशों से ले गए, कोई देश छोटा बड़ा नहीं होता, वहाँ पर डिपेंड करता है वहाँ पर संविधान कैसा है। आप देखिए, तो ये हमें समझा क्या,
जो हमारा संविधान की प्रमुख विशेषताएं थी, साइलेंट फीचर्स थे, और जो पूरा संविधान था उसे हमने मूल मोटा मोटी एक घंटे में पूरा हमने उसे समझ लिया है। अब जो इसके हम बेसिक हर एक टॉपिक को शुरू करेंगे। फिर उसके बाद पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, वो होगा हमारा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना। इसमें हम देखेंगे प्रस्तावना क्या है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इसमें कब कब संशोधन किए गए और आगे इसमें कब कब संशोधन होने की प्रतिक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है और प्रस्तावना को ऐड क्यों किया गया, ये सब चीज़ें देखें। फिर हम पहुंचेंगे कहाँ पर, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। इस तरीके से हम फिर अपने अनुच्छेद शुरू कर देंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इसकी जो लिंक है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। पिछले दोनों जो वीडियो आए हैं 3, उनकी भी जो लेक्चर हैं वो भी आपको टेलीग्राम पर और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर करना ना भूलें, जिससे काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा मिले। और लाइक करें, कमेंट करें, बने रहें समृद्धि आइज के साथ। आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।